हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए पेपर फर्स्ट से यूनिट 4 का। आज का हमारा क्वेश्चन है कार्प संवर्धन की टेक्निक्स पर टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इनको भी हम देख लेते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, भारतीय, चाइनीज और यूरोपियन। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं निम्नलिखित विधियाँ। तो देखिए, भारतीय पद्धति, तो देखिए यानी कि इंडियन सिस्टम। इस पद्धति में भारतीय मेजर कार्प यानी कि कतला, लेबी रोहिता और सिरहनस मृगला का संवर्धन किया जाता है भारतीय पद्धति में, यानी कि इंडियन सिस्टम में। और देखिए, चीनी पद्धति, तो देखिए इसमें चाइनीज कार्प मछलियों जैसे कि ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और बिग हेड कार्प आदि का है जो संवर्धन किया जाता है। अब देखिए, फिर इसके बाद है यूरोपीय पद्धति में। तो देखिए, यूरोपियन सिस्टम में किस प्रकार से किसका संवर्धन किया जाता है। तो इसमें कॉमन कार्प का संवर्धन है जो किया जाता है। और देखिए, भारत में कार्प मछलियों का मिश्रित संवर्धन की पॉलीकल्चर अधिक प्रचलन में है और कार्प संवर्धन तालाबों एवं पोखरों के स्वच्छ जल में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसी वीडियो में कार्प मछलियों हेतु तालाब के प्रकार एवं उनका प्रबंधन। तो देखिए, कार्प मछलियों के लिए किस प्रकार के तालाब होने चाहिए और उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, इसी को देख लेते हैं। तो देखिए, कार्प संवर्धन हेतु तालाब एवं उनका प्रबंधन। तो देखिए, इसमें निम्नलिखित कार्यों को करना होता है। तो देखिए, तालाब का चयन सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड, यानी कि तालाब का चयन करना। गाँव में पाए जाने वाले तालाब 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है, एक बेतालाब होते हैं जो जिनमें पूरे वर्ष भर है जो जल भरा रहता है, और दूसरे बेतालाब होते हैं जिनमें 8 से 9 महीने तक है जो जल भरा रहता है या भरा होता है। और जबकि तीसरे प्रकार के तालाब वे होते हैं जिनमें केवल बरसात के समय में ही पानी भरा रहता है और मछली पालन के लिए कम से कम 9 महीने से ज़्यादा जल रहने वाले तालाब का है जो चयन करना पड़ता है और जिनका क्षेत्रफल 0.2 से 2.0 हेक्टेयर हो, और इसका है जो चयन करना पड़ता है। और यह तालाब बाढ़ से प्रभावित नहीं होना चाहिए और इन तालाबों के बंद पूर्ण हो और तल एक समान हो तथा जल आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं नए तालाब का निर्माण। तो देखिए, नए तालाब के निर्माण के लिए मिट्टी की उर्वरकता तथा जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। काली धूसर मिट्टी जिसका पीएच मान होता है फ्रेंड्स, इसमें है जो जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए और इसमें मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, काली धूसर मिट्टी, और जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए तथा जल धारण क्षमता 60% हो और उपयुक्त होता है, और जिसमें गौद 40% एवं चिकनी मिट्टी 30% तथा बालू 40% होनी चाहिए। और तालाब में जल स्तर वर्षा काल में 9 फीट तथा मई जून के महीनों में है जो मई जून के मंथ में 4 फीट होना चाहिए। और तालाब की गहराई इतनी होनी चाहिए कि उनमें सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। जो फ्रेंड्स है, तालाब की गहराई इतनी होनी चाहिए कि सूर्य का प्रकाश है जो तालाब की तली तक पहुंच सके। और मछली पालन की विविध करने के लिए निम्नलिखित 4 प्रकार के तालाबों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, यह तालाब के प्रकार हैं। तो कौन कौन से तालाब की आवश्यकता होती है। तो देखिए, हम इनको देख लेते हैं। तो पहला आता है संग्रहण तालाब, यानी कि स्टॉकिंग पॉन्ड। इस तालाब का क्षेत्रफल 0.5 से 2.0 हेक्टेयर तथा गहराई 1.5 से 2.5 मीटर तक होती है और इसमें हमेशा जल भरा रहता है और इस तालाब में मछलियों का विकास तथा संग्रहण किया जाता है। संग्रहण तालाब इसीलिए इसको कहा जाता है। अब प्रजनन तालाब, यानी कि ब्रीडिंग पॉन्ड। तो देखिए, ये छोटे तालाब होते हैं जिनमें प्रजनकों को रखकर प्रजनन कराया जाता है तथा हवा में अंडों की हैचिंग की जाती है। अब संवर्धन तालाब आता है। फिर इसके बाद ये है, अब देखिए, यानी कि नर्सरी पॉन्ड। तो देखिए, इस तरह के तालाब का क्षेत्रफल 0.02 से 0.05 हेक्टेयर तथा गहराई 1 मीटर होती है और इसमें हैचिंग के पश्चात हैचलिंग्स को फ्राई बनाने तक रखा जाता है। अब पालन पोषण तालाब, यानी कि रेयरिंग पॉन्ड। इस तरह के तालाब का क्षेत्रफल 0.04 से 0.01 हेक्टेयर तथा गहराई
तथा गहराई होती है फ्रेंड्स इसकी 1.0 से 1.5 मीटर होती है और इसमें भी हमेशा जल भरा होना चाहिए और इस तालाब में फ्राई को फिंगरलिंग बनाने तक रखा जाता है और मत्स्य पालन प्रारंभ करने से पूर्व तालाब को फिंगरलिंग से पालने के लिए उपयुक्त बना लेनी चाहिए और इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए या तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। पहला है अनावश्यक जलीय पौधों का उन्मूलन, यानी कि फ्रेंड्स जो जलीय खरपतवार यानी कि जलीय पौधे होते हैं इनके लिए हटा देना चाहिए। तो देखिए 12 मासी उग गए अनावश्यक जलीय पौधों का उन्मूलन यांत्रिक विधि से जाल चलाकर, रासायनिक विधि से या फिर जैविक विधि से कर लेना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स जो अनावश्यक जलीय पौधे होते हैं इनको यांत्रिक विधि से या जाल चलाकर या रासायनिक विधियों या जैविक विधियों के द्वारा हमें इनको बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। और फिर देखिए फिर इसके बाद परभक्षी एवं अनावश्यक जंतुओं की रोकथाम। तालाब में उपस्थित परभक्षी मछलियों तथा अनावश्यक छोटी मछलियों एवं कछुआ तथा मेढक को निकाल देना चाहिए। जो फ्रेंड्स परभक्षी जीव होते हैं इनको भी तालाब से है जो बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, जैसे कि परभक्षी मछलियाँ हो गई और कछुआ होगा और मेढक होगा, इनको भी फ्रेंड्स निकाल कर फेंक देना चाहिए। अब देखिए फिर इसके बाद तालाब को सुखाना। मछली की फसल ले लेने के बाद संभव हो तो तालाब को सुखा देना चाहिए ताकि हानिकारक सूक्ष्मजीव समाप्त हो जाएं और सूखने के बाद तालाब की जुताई करवा देनी चाहिए। फ्रेंड्स तालाब को इसलिए सुखाना चाहिए, सुखा देते हैं क्योंकि सूखने से यह हानिकारक जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और इनकी जुताई भी कर देनी चाहिए। अब देखिए फिर इसी में है पीएच को बनाए रखना। तालाब के पीएच को बनाए रखने के लिए चूने की आवश्यकता होती है, यानी कि चूने को है आवश्यक मात्रा का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए हम इसको आगे देख लेते हैं। तो देखिए उर्वरकों का प्रयोग। जल में आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है, अंततः उस कमी को पूरा करने के लिए जब फ्रेंड्स जल में आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए उर्वरकों का है जो प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जब तालाब में जल भरा रहता है तब गोबर का कार्बनिक खाद तथा अकार्बनिक खाद के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है और प्रारंभ में गोबर का खाद डाला जाता है और फिर गोबर खाद, यूरिया, सुपर फास्फेट एवं अमोनिया सल्फेट की आवश्यक मात्रा को हर महीने तालाब में डाला जाना चाहिए। अब देखिए हम आगे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब इसके बाद हमारा अंतिम पॉइंट आता है छठवां कृत्रिम आहार, यानी कि अब इसको भोजन किस प्रकार से मछलियों को देना चाहिए। तो देखिए इसको देख लेते हैं। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मछलियों को संपूरक आहार के लिए कृत्रिम भोजन दिया जाता है और इसके लिए प्रोटीन युक्त आहार का उपयोग है जो किया जाता है, जिसमें मछलियों के मांस की मात्रा में वृद्धि होती है और मछलियों के लिए संपूरक भोजन के रूप में है जो मूंगफली, सोयाबीन या सरसों की खली, चावल एवं गेहूं की भूसी को दिया जाता है और इस तरह से कार्य करके मछलियों का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में देखेंगे कार्प संवर्धन हेतु आप कौन कौन सी विधि हैं जो अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर आदि के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, जिसमें आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग, बॉटनी, जूलॉजी आदि के हैं जो सभी के हैं जो वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।